हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी और आज मैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। हिस्ट्री में हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे और उसमें हम मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्त साम्राज्य और पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त को स्ट्रोबो तथा जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स और एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स नाम से संबोधित किया है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया, अराकोशिया, जेड्रोशिया एवं पेरिपेनिशदाई का क्षेत्र प्राप्त किया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया तथा अपने राजदूत मेगास्थनीज को उसके दरबार में भेजा। मेगास्थनीज 5 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा तथा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु श्रावण बेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा हो गई। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला में स्थित है। अब पढ़ेंगे बिंदुसार। इसका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी तथा अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। एथोनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एप्टियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। अब पढ़ेंगे अशोक। इसका शासनकाल 273 से 236 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक बिंदुसार का 4 वर्षों तक उत्तराधिकार के संघर्ष के पश्चात 269 ईसा पूर्व में वास्तविक रूप से राजगद्दी पर बैठा। शासक बनने के पूर्व अशोक अवंती का राज्यपाल था। मौष्की तथा गुर्जरा अभिलेख से इसका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। राज्याभिषेक के 9वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध के पश्चात उसने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया तथा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक ने शासन के 9वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। 13वें वर्ष में उसने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। 14 शिलालेखों के अतिरिक्त अशोक ने 13 लघु शिलालेख, 7 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। धार्मिक स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। शिला राजादेश 13 में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। मौर्य प्रशासन। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य, राजा, मंत्री, मित्र, कोष, सेना तथा दुर्ग को राज्य के लिए आवश्यक अंग माना। मौर्य प्रशासन में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। मंत्री सभा तथा मंत्री परिषद राजा को सहायता देते थे। मौर्य प्रशासन में शीर्षार्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। संस्था तथा संचरा गुप्तचर व्यवस्था के अंग थे। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। यह कुल उपज का 2/6 होता था। राजकीय टकसाल के अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। मुद्राओं के परीक्षणकारी रूपदर्शक था। अब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात सत्ता के केंद्रीकरण का हर्ष हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इस काल में अनेक छोटे छोटे देशी एवं विदेशी राज्य स्थापित हुए। इनका वर्णन निम्नलिखित है। वंश और विदेशी शासक वंश। पहले हम शुंग वंश, देशी और विदेशी में शक वंश पढ़ेंगे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या कर दी थी।
शक वंश शक मूलतः सीर दरिया के उत्तर में निवास करने वाली एक खानाबदोश तथा बर्बर जाति थी। इन्होंने लगभग 165 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग ने भरूच स्तूप का निर्माण करवाया तथा विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। अयोध्या शिलालेख के अनुसार इसने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में भवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना। शंकु की कुल 5 शाखाएं थीं। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं 5वीं शाखा ने उत्तर दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। रुद्रदामन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इससे सुदर्शनशील का जीर्णोद्धार करवाया तथा संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख गिरनाट अभिलेख बनवाया। कण्व वंश शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। पुराणों के अनुसार कण्व वंश का शासन 45 वर्षों तक रहा। सुशर्मा इसका अंतिम शासक था। अब हम विदेशी शासक में पहलव वंश देखेंगे। पारकियन मुख्यतः सिस्तान तथा आर्कोशिया के निवासी थे। इस वंश का वास्तविक संस्थापक मिथिडेट्स प्रथम था। भारत के इस वंश का पहला शासक माउस था। गोंडो फर्निज इसका सबसे महान शासक था, जिसका उल्लेख तख्ते वही अभिलेख में मिलता है। वाहन वंश इस वंश की स्थापना शिमुक ने अंतिम कन्नौज शासक सुशर्मा की हत्या कर की थी। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में स्थापित की। कुषाण वंश पल्लव के बाद कुषाण भारत आए, जो ची कबीले से संबंधित थे। कुजुल कडफिसेस ने 15 ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना की। उसका उत्तराधिकारी विम कडफिसेस था। सातवाहन वंश इस काल में हाल ने गाथा सप्तशती का तथा गुणांड के बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन और कांस्य की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन वंश आज मातृसत्तात्मक था। कुषाण वंश भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कडफिसेस द्वारा ही चलाए गए थे। कनिष्क 78 ईस्वी सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। इसने शक चलाया। गांधार तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के काल में ही हुआ। वासुदेव इस वंश का अंतिम शासक था। अब हम देखेंगे संगम काल। तात्पर्य दक्षिण भारत में आयोजित होने वाले तमिल कवियों के संघ या मंडल से है। इसका आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। संगम काल में 3 तमिल संगमों का आयोजन किया गया था। पहला संगम अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में मदुरै में, दूसरा तोल कापियार की अध्यक्षता में अवलैव कपाटपुरम में तथा तीसरा नक्क कीटर की अध्यक्षता में मदुरै में आयोजित हुआ था। अब हम पढ़ेंगे चेर। चेर 130 ईस्वी इस वंश का प्रथम शासक था। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। उदयन चेर को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्नी या कन्नगिनी पूजा को प्रारंभ कराया। चोल नितम संगम कालीन राज्य था। इसका प्रथम उल्लेख कात्यायन ने किया। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। उत्तरामेरूर शिलालेख से चोल प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। कार्यकाल 190 ईस्वी इस वंश का सबसे महान शासक था। वैष्णी का युद्ध जीता था। कार्यकाल की चर्चा शिल्पा पादिकारम तथा पट्टिटन नप्पाले जैसे ग्रंथों से मिलती है। वेल्लन गवाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी तथा ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार साला भोग को किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि कहा जाता था। पांड्य राजवंश की प्रथम चर्चा मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। मछली तथा राजधानी मदुरै थी। पांड्य वंश के महानतम शासक नेंडुगेलियन ने रोमन सम्राट अगस्तस के दरबार में अपना दूत भेजा था। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीवीआई फॉर आवर एग्जाम। तो गुप्त साम्राज्य मौर्योत्तर काल के पश्चात गुप्त साम्राज्य के रूप में एक केंद्रीकृत सत्ता अस्तित्व में आई। इतिहास में गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है।
गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में की थी, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 336 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम को महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत की भी स्थापना की थी। इसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। इसको लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विषयों का वर्णन किया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वेघ पराक्रम, प्रतिरथ, पराक्रमांक आदि उपाधियां मिलती हैं। एक सिक्के पर उसे वीर दिखाया गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल 380 से 412 ईस्वी रहा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्तों की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र तथा द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। चीनी यात्री फायान इसके समय भारत आया था। इसने विक्रमांक परम भागवत उपाधि धारण की थी। इसके दरबार के 9 रत्नों में कालिदास, धन्वंतरी, छन पनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वाराह मिहिर, वारुचि शामिल थे। कुमारगुप्त का शासनकाल 412 ईस्वी से 454 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख बनाने वाला शासक था। इसके काल में हुनों का आक्रमण हुआ था। इसके शासन में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की स्थापना हुई थी। स्कंदगुप्त का शासनकाल 454 से 467 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। इसने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन जीर्णोद्धार करवाया था। 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया। हुनों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय स्कंदगुप्त को है। अब हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश। इस वंश की स्थापना व्यक्ति ने की थी। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन इसका प्रथम प्रभावशाली शासक हुआ। इसने परम भट्टा, तारक और महाराजाधिराज जैसे उपाधियों को धारण किया। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। में वह 606 ईस्वी में शासक बना था। हर्षवर्धन ने गौड़ शासक शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय बदौरी का चालुक्य के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः हर्ष की पराजय हुई थी। हर्ष एक महान लेखक भी था। उसने प्रियदर्शिका, नागानंद एवं रत्नावली नामक 3 पुस्तकों की रचना की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में सांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा शांक्य मुनि भी कहा जाता है। तो आज आप लोगों का प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट हुआ। कल हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे, जिसमें हम सल्तनत काल, भक्ति आंदोलन, ये लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम में पास भी होंगे। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।